बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे प्यारनि ॾिसंदड़नि खे नए साल जी तमामु घणियूं वाधायूं हुजनि ऐं दुआ कंदसि त इहो नओं साल जेको आहे तव्हांजे लाइ खोड़ सारियूं ख़ुशियूं ऐं खोड़ सारियूं कामयाबियूं खणी अचे। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां हर आचर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदा आहियूं हिकु अहिड़ो शो खणी करे जेको पाकिस्तान जी बाक़ाइदा जेका हिकिड़ी नुमाइंदगी कंदड़ शो आहे ऐं हुनजो नालो आहे पाकिस्तान टाइम। पाकिस्तान टाइम गुलदस्तो आहे पाकिस्तान जे 4 सूबनि जो, जंहिंमें मूंसां गॾु मुंहिंजी को होस्ट हूंदियूं आहिनि जेकी उते जी जेकी मुक़ामी ॿोली आहे हुन में तव्हां सां ॻाल्हाईंदियूं आहिनि। असांजी कचेरी थींदी आहे ऐं असां मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते ॻाल्हाईंदा आहियूं। असां सां गॾु महिमान बि हूंदा आहिनि जेकी ज़िंदगी जे केतिरनि ई शोबनि खां तालुक़ु रखंदड़ हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे तजुर्बनि खां ऐं उन्हनि जेकी बि ज़िंदगी में कामयाबियूं माणियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि सां असां फ़ाइदो खणंदा आहियूं ऐं असांजी नॉलेज में इज़ाफ़ो थींदो आहे। असांखे कुझु सिखण जे लाइ मिलंदो आहे। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त पोयों साल गुज़री वियो ऐं एॾी जल्दी में गुज़रियो तव्हांखे ख़बर बि कोन पई ऐं हुन में असां खोड़ सारियूं शयूं जेकी आहिनि से हासिल बि कयूं, खोड़ कामयाबियूं बि माणियूं ऐं कुझु ख़्वाहिशूं जेकी आहिनि असांजी पूरी थियूं ऐं कुझु ख़्वाहिशूं आहिनि जेकी असांजी अधूरियूं रहिजी वियूं। पर हाणे दुआ आहे त जेको साल असां शुरू करे चुका आहियूं 2025, हिन में असांजी जेकी बि रहियल ख़्वाहिशूं आहिनि, जेकी बि असांजा गोल्स आहिनि उहे असां अचीव करे सघूं ऐं असांखे खोड़ सारियूं जेकी आहिनि से सुठा पंहिंजे ज़ाती वाधारे जे लाइ असां कोशिशि कयूं ऐं हुन में जेको आहे सो असां पाण सां गॾोगॾु ॿियनि जे भलाई जे लाइ बि जेतिरो क़दुरु थी सघे उहो कमु कयूं ऐं कोशिशि कयूं त पंहिंजे पाण ते कमु कयूं, पंहिंजी ज़ात ते कमु कयूं ऐं हिकिड़ो बहितरु इंसानु थियण जी कोशिशि कयूं। ॻाल्हियूं त असांजियूं हलंदियूं रहंदियूं। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त प्रोग्राम जो फॉर्मेट तव्हां सुञाणो था चङे नमूने त मूंखां पोइ जेका आहे असांजी जेका मुंहिंजी को होस्ट हूंदी आहे उहा तव्हां सां ॻाल्हाईंदी आहे त मां घणो वक़्तु कोन वठंदसि ऐं पंहिंजी को होस्ट खे चवंदसि त हाणे उहो तव्हां सां कुझु ॻाल्हाए। टू ओवर टू यू खतीजा। थैंक यू सो मच। और क्योंकि आज संध्या हमारे साथ हैं इस शो में और साल का पहला शो है तो मेरी तरफ से भी आपको पहले साल शुरू होने की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागले पाकिस्तान जो तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वायम उम्मीदवार हम तासो हफ्ता बढ़ीरा शतेरा सभी भी काल शुरू सु नवाए काल दई और दगा सोच सरा दगा मुस्बित और दगा शत सोच सरा मुझ शुरू कऊ लगे यू ची चूने शत सोच सरा मुझ ओज यू हगबा अगव से मुझ पूरा काल बतेरी जी और इंशाल्लाह चरंग साइमा हाँ जिक्र वके ची मुझ चूने हाँ यो जहन के भी के मुझ है अचीव को और है बपाता सी वो खैर दई मख्ता ढेर ला काल पाता दे और यो शत सोच सरा मुझ कंटिन्यू कऊ क्योंकि यो हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजी हैं उसी कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है तो बिया कमटे मुझ चरंग व नीयत चीज़ दो हगा से बमुझ काल हाँ तेरी जी खैर नन मुझ प्रोग्राम कम हिसाब सरा अकबल यो फॉर्मेट सेट कर दे हगा तासो तो पता भाई भी कि मुझ मलमन तो बोलो सू और हगो सरा खबर का वो सू दी हगो अकबल अचीवमेंट पर हवाले हगो अकबल लाइफ जर्नी पर हवाले और हगो मुआशरे तो चिशे यो अकबल सक्सेस चिशे यो मुस्बित शाय वर्कड़ा दे माशरे के हगा बने खबर का वो सू को यो बुझ बिल्कुल डिफरेंट फील्ड चे द्वारा ओकते कंसर्न चीज दी और हगा से मलमना मुशरदी को यो को दासदा कम जो दी दुनिया दी मुल्क पाकिस्तान निफ्स आबादी चा हवाले ढेर ज़ात कार कर दे दगा दे जो वुमेन एम्पावरमेंट पर हवाले हगा ढेर कार कर दे और हगा पर हवाले भी हगा खबर है कई लगे भी और दुहामा जो मुझ मलमना दा हगा हगा दची कम जो दी यो को माता को ढेर गलत भी लगी जी ची हगा तो प्रोफेशन ववाइम क्योंकि उस्ताद जो दे हगा यो प्रोफेशन नवी क्योंकि हगा यो पूरा तरबियत वर कई लगे भी यो पूरा जनरेशन जोड़ कई लगे भी वो हगा पर हवाले ची हगा के कम स्किल्स के दा पकड़ दी चरंग दे हगा भी और हगो ट्रेनिंग दी चरंग के दा ज़रूरत है हगा पर हवाले मुझ खबर को वो नन मुझ प्रोग्राम के इंशाल्लाह तासो तो ढेर शा इन्फॉर्मेशन ब मिंदी जी तासो वाड़ा अकबल फैमिली सरा माशमानो सरा लोयानो सरा अकबल वानो सरा चे नहीं और मुझ प्रोग्राम बिल्कुल फोकस सरा गोरी ची तासो दी हाँ गच्चे चरचा इज्जत कई हु खबर है खूब मुझ बाड़ा कहो लेकिन ये चरंग दी मुझ प्रोग्राम फॉर्मेट दे ची मुझ बाड़ा अकबल सुबह वाला वल खबर को उस वक्त बाद मुझ प्रोग्राम बाकायदा खास कहो और मेलमनोसत रही तासो इंट्रोडक्शन दर कहो को हगा चावल टाइम सवा दे दी सुबह बलूचिस्तान को दबावायम चीज़ जबल बलूच दे वल खबर की बात के बाद इंशाल्लाह दी प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ कहो सो ओवर टू जिम्मल। खुश बात है डॉक्टर खदीजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गुले चारों का शुरा वशात कनी थी प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम आन चुकिशमा सर पदे के अम्मा 2 बजे 4 बज कुशमा इधर लाइव गुनों के सरहालिया गुनों के उनवानिया गुनों के टॉपिक या पदम्मा इधर गपुत्रान कना इधर दीवान भी मर्ची दीवान सक्का वशे परचा के जालबूला ने देम रविया पे जालबूल अंचे
इदायक मतलब शर्री सुतूने ज़रूरी सुतूने के आई बगैर इच्छने गप के पर्चा के जाल भूले बगैर तो इच भूत न कम तो हमें बाबत्ता मर्ची प्रोग्राम रोम में प्रोग्राम आगू मशमरा गुशगलूटिंग के मनो के साले अवली प्रोग्राम में अंचु के दोएं होस्टा शुमरा शर्रे मुराद बातें पैगाम दात मनी पैगाम हमेशा कि अल्लाह इस साला द्रोई नापा वश वश हालें साले पिका और अम्मा वशे साले ए साला दिन तेरे दुरे साला बुगाजीना आमीन अंचु की शुमजाने के पाकिस्तान गुलानी या ग्रंचे ता मनती में पंजाब और शात तक पदाई पद प्रोग्राम होती बाकायदा आगाज़ करना रवा पंजाब है निमगा नायाब अमर शात कन जी नायब जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम मैं वो ताड़ी अपनी मेज़बान मेबल नायाब तो तुसी इस वक्त देख रहे हो पाकिस्तान टाइम कराची स्टूडियो तो ਇਹ ਹੋਈ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬੈਕ ਵਕਤ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਵਕਤ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ नाज़रीन इस तो पहला कि असी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करिए मैं मेरी तरफ तो और मेरी पूरी टीम की तरफ तो तुहानू सब नू नवा साल मुबारक होवे और यो ही दुआ करने कि तुहाडे सब वास्ते ते साडे सब वास्ते भी ये नया साल बतेरियां कामयाबियां ते नाल ही रहमतां ते बरकतां दा साल होवे तो नाज़रीन जिदा कि तुहानू पता वे असी हर संडे आने तो टॉपिक लैके आने अज भी तुहाडी खिदमत विच बड़ा ही खूबसूरत सा टॉपिक लैके आए अज असी वुमेन एम्पावरमेंट के नाल अज असी एजुकेशन के हवाले नाल भी गल करांगे और यह जानांगे अपने गेस्ट कोलों कि अज दे दौर का जिहड़ा उस्ताद है उन्होंने किस किस्म दी स्किल्स सीखनियां चाहिए ने या किस किस्म दी स्किल्स और मजीद निखार के बच्चों वास्ते वो किंज फ़ायदेमंद हो सकता है तो इस तो पहला कि असी अपने तरीके ना अपने मेहमानां नाल गुफ्तगू करिए और उन्होंने सवालात करिए उस तो पहला जावांगे असी प्यारी सी सोहनी सी को हो साइमा को वो अपने हवाले ना की कहेंगे और फिर वो बाकायदा तारुफ देंगे और फिर असी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी साइमा थैंक यू नायाब नाज़रीन हर जेको हफ़्ते असां ईंदा आहियूं पाण जे महिमाननि सां गॾु ऐं अॼु बि असां वटि तमामु सुठा महिमान आहिनि जेकी असां अॼु मधु कया आहिनि पंहिंजे शो में ऐं उन्हनि सां तव्हांखे तमामु घणो कुझु सिखण जे लाइ मिलंदो तमामु पंहिंजी फील्ड जा ॾाढा मतिलबु तजुर्बेकार उस्ताद आहिनि ऐं उन सां गॾु खोड़ सारी शयुनि में जेको आहे सो वो पंहिंजो कमु करे रहिया आहिनि तो अब हमारी जो मेहमान आज की हैं जो पहली मेहमान हैं वो एक सीनियर लेक्चरार हैं IBOM यूनिवर्सिटी में इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग भी करती हैं कम्युनिकेशन ट्रेनर भी हैं और इसके अलावा एक PhD स्कॉलर भी हैं और माशाल्लाह इतनी सारी उनकी फील्ड्स हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रही है माशाल्लाह तो उनका नाम है किश्वर नाज़ली तो अस्सलाम वालेकुम मैम कैसी हैं आप वालेकुम अस्सलाम सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया और ये मेरे लिए बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था आज क्योंकि इससे पहले भी मैं जाती रही हूँ शोज़ में लेकिन ये जो एक खूबसूरत कलेक्शन कॉम्बिनेशन और क्योंकि एक ही कल्चर हम लोगों को इंटर कल्चरल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा आज और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी और आप कैसे हैं सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में और उसके साथ जो हमारी दूसरी मेहमान बैठी हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं इसके अलावा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं बच्चों के और औरतों के हुकूक़ के बारे में उन्होंने बहुत सारा काम किया है इसके अलावा एक बहुत अच्छी लॉयर भी हैं और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ जो है ना फोरम्स पे वो औरतों के हुकूक़ के बारे में और बच्चों के हुकूक़ के बारे में बहुत आवाज़ उठाती हैं तो हम वेलकम करते हैं अनीला अंसारी साहिबा को अपने शो में तो अस्सलाम वालेकुम मैम कैसे हैं आप कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत एक यूनिक सा अगेन जो है वो शो है एंड एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट की कि जो हमारी पॉपुलेशन का 52% है तो वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है कि वी आर इन अ मेजॉरिटी और जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है और बहुत ज़बरदस्त शो है जिस तरह हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर रहे थे तो वी वर फीलिंग वेरी प्राउड कि भाई बलोच एंड पंजाबी लैंग्वेज एंड
पश्तो में तो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग एंड सिंधी इज़ आवर लैंग्वेज, क्योंकि हम उसी प्रोविंस में रहते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है वो शो है, और इस तरह के शोज़ जो हैं वो और जगह भी जो है ना वो रेप्लिकेट होने नहीं, चाहिए। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये पीटीवी नेशनल की ही कोशिश है कि इस तरह का शो, क्योंकि आपको किसी और फोरम पे, किसी और चैनल पे इस तरह का शो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बाकी आपकी जगह बिल्कुल ठीक है। तो मैम आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि आप किस तरह की ट्रेनिंग करती हैं अपने जो आपके टीचर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं या जिन देखिए मेरा टीचिंग से बहुत लंबा ताल्लुक है। आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो पहले तो मैंने टीचिंग खुद सीखी। आप तो अभी भी बहुत यंग हैं। शुक्रिया, दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। और पहले तो मैंने खुद टीचिंग सीखी और लकीली आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि जो मेरी पहली जो टीचिंग वर्क प्लेस थी वो बहरिया कॉलेज कराची रहा, जहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। वहाँ पर काफ़ी सीनियर्स थे, दे नर्चर्ड मी, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सिखाया। फिर ज़ाहिर है जब 10 साल हो गए तो फिर मैंने भी टीचिंग ट्रेनिंग की बाकायदा एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया और फिर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग का आगाज़ किया। जब टीचर्स ट्रेनिंग हो गई और साथ साथ मेरी अपनी एजुकेशन भी होती रही, एमए के बाद मैंने एमएस किया, फिर पीएचडी स्कॉलर हूँ। तो फिर मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो वहाँ पर मैंने बिज़नेस कम्युनिकेशन को टीच करना शुरू किया। तो वहाँ पर क्योंकि बिज़नेस कम्युनिकेशन टीच करने के लिए भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सर्टिफिकेट और एक अलग से एक वर्कशॉप की ज़रूरत थी, एक मुझे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। तो फिर वो मैंने की और अब मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन ट्रेनिंग करती हूँ। उसमें जैसे कि आपने पूछा कि किस तरह की होती है, वो ये होती है कि देखें कम्युनिकेशन तो हम सब कर रहे हैं ना। आपने शुरू किया, बहुत खूबसूरती के साथ इंट्रोडक्शन करवाया कम्युनिकेशन की, लेकिन कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट होते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से कम्युनिकेशन करनी है। तो मेरा काम ये है कि मैं लोगों को ये सिखाऊं कि बिजनेस या वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन कैसे की जाए। अच्छा, तो किस तरह के मतलब कौन होते हैं जो आप जिनकी आप ट्रेनिंग करती हैं? मतलब उसमें बैंकर्स होते हैं? जी, बैंकर्स हैं या कोई भी होते हैं जो वर्क प्लेस ऑलरेडी प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो मैनेजर्स हैं, वो कोई भी उनकी डेजिग्नेशन है। तो हाउ डू दे कम्युनिकेट एंड हाउ शुड दे कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन जो है वो रिटन में भी होती है और वर्बल भी होती है। तो उसकी जो कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए, क्योंकि देखें कभी कभार आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि कोई मैसेज भी आपके पास आता है तो आप कहती हैं कितना रूड मैसेज कर दिया इसने। आप मैसेज से ही टोन समझ जाते हैं, टेक्स्ट के वर्ड से समझ जाते हैं। और कभी कभार जब कैप्स लॉक होता है तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि सामने वाला नाराज है जो, या कभी कभार ये भी होता है कि कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपसे वैसे तो तुम करके बात करता है, लेकिन जैसे उसने कह दिया आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन हमारी टोन है। तो हम उनको यही सिखाते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी टोन को रिटन में, आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स, आप कैसे बैठे हैं, उसमें भी आपका एक मैसेज कन्वे हो रहा होता है कि आप कैसे। जी अनीरा साहिबा, आपसे बात का आगाज़ इस तरह से करते हैं कि माशाल्लाह से आप इतना टाइम दे चुकी हैं इस मुल्क को, इतना सर्व कर चुकी हैं कि अगर हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आधा टाइम तो हमारा वहीं उसी में निकल जाएगा कि हम वही चीज़ें डिस्कस करते रह जाएंगे कि आपने माशाल्लाह से इतना सारा काम किया है। तो इस चीज़ का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? क्योंकि देखें जब तक आप खुद पावर में नहीं होंगे तब तक आप दूसरों के राइट्स के लिए काम नहीं कर सकते। ये इसी तरह से है, एक आम बंदा और एक जो पावर में बंदा होता है उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आपको क्या सही लगा, क्या बेहतर लगा, या किसने सजेस्ट किया कि आपको इस तरह की फील्ड चूज़ करनी चाहिए ताकि आप वुमेन एम्पावरमेंट हो या बच्चों के लिए हो या मदर एंड चाइल्ड के लिए हो, जिसके भी राइट्स के लिए आप काम कर रही हैं तो वो आसानी से कर सकें? इसकी जो शुरुआत है, जब मैं छोटी थी तो सोशल वर्क का काम का बहुत शौक़ था। ह्यूमैनिटी जो है वो हम अपने मज़हब के हिसाब से भी देखें, और जब आप इस दुनिया में हैं और इंसानियत के लिए जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और आपको एक सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन है तो वो बड़ी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं अपनी फैमिली में जो है वो वाहिद लॉयर हूँ जो लॉयर बनी। उसके बाद जो है मेरी बड़ी विश थी कि मैं अपनी जो इंटर्नशिप है वो जस्टिस माजिदा रिजवी के साथ करूँगी, जो फर्स्ट वुमेन जज थी। तो फिर मैंने अपनी इंटर्नशिप ट्रेन उन्होंने ही मुझे किया। एक जस्टिस की चेन है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत वो अहमियत रखते हैं और बहुत बड़ी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। तो उसी से निकल के जब आप ऐसे लोगों की जो है वो सुपरविजन में होते हैं तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है, एक आपकी सोच बन जाती है। जब आप शुरू से इन बिल्ड पैशनेट हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपकी बिलीव है, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना वो एक दो लफ्ज़ नहीं है।
ये पूरी एक किसी भी औरत की लाइफ है, उसकी पूरी कहानी है जो आपकी एजुकेशन से स्टार्ट होके आपकी शादी और उसके बाद आप किस तरह अपने बच्चों की आप ब्रिंगिंग करती हैं। इवन शादी के बाद ज़्यादा मैटर शादी के बाद ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना वो उस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप जो है वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर जब जाते हैं तो वो हस्बैंड ये कहता है कि नहीं अब ये मेरी खातून प्रॉपर्टी है। तो उस वक्त जो है एक औरत का रोल सबसे ज़्यादा जो है वो डिटेल में जाता है या एक्सप्लेन होता है कि मुझे जो है ना सिर्फ अपने घर को देखें, ख़वातीन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बेस्ट मैनेजर्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल मेंबर्स और बड़ी डोमिनेटिंग होती हैं। मैं खुद बड़ा जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशंस के ऊपर हमेशा जो है बड़ी खुशी हो रही है हमें ये सुनकर एज अ वुमन। हाँ, तो उसमें जब आप देखें अपने घर को भी लेके चलती हैं, एक इलिटरेट खातून जब घर में काम कर रही होती है सुबह से लेके शाम तक तो वो उसका काम कहीं पे भी काउंट नहीं हो रहा होता है, उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता है। मर्द ऑफिस जाता है, खातून उसको नाश्ता बना के देती है, ऑफिस के लिए खाना देती है, आता है तो उसके लिए हर चीज़ रेडी रखती है। पर जब वो आता है वो कहता है कि नहीं मैंने आपके लिए जो है वो एफर्ट्स कर रहा हूँ और मैं आपका जो है वो ब्रेड विनर हूँ। पर वो औरत जो सुबह 6 बजे से उठी हुई है और रात 10 बजे तक कंटिन्यूस काम कर रही है तो उसकी रिकग्निशन नहीं है। तो इस वक्त उस औरत ही को अपने आप को रिकग्नाइज करना पड़ता है, आपकी जो अपनी स्किल्स हैं, आपकी तालीम को इस्तेमाल करना पड़ता है। और आजकल तो AI और टेक्नोलॉजी का दौर है तो ऑनलाइन आप देखें जितनी ख़वातीन ऑनलाइन बिजनेसेस कर रही हैं और होम बेस्ड होम बेस्ड बिजनेसेस कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि मर्द हजरात की अगर हम काउंटिंग करें तो वो उतनी नहीं होगी। तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपकी एजुकेशन उसको उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। और जो आपकी ट्रेनिंग होती है एज ए मदर, वो चाहे मेरी मदर या मैं मदर या आगे बच्चे, वो मदर की जो तरबियत है ना इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और आपको देखें पैशनेट होना चाहिए, गोल बेस्ड होना चाहिए कि नहीं मेरी लाइफ के ये गोल्स हैं। मुझे लॉयर बनना है, मैंने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम दिया, वो मैंने क्लियर किया, फिर CSS के अंदर गई तो जो मैंने टारगेट्स रखे लाइफ के और ह्यूमन राइट्स वो अचीव किए। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी जो है वो वुमेन असाइलम के लिए काम किया और ख़वातीन को जो है जो ऑनर किलिंग, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान का माशरा है ना ये बड़ा एक ख़वातीन की इशू पे कॉम्प्लेक्स है और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिसको हर औरत फेस कर रही होती है, चाहे वो रूरल एरिया की हो चाहे वो अर्बन एरिया की हो। ऐसे ही है। मैं इनकी एक बात पे थोड़ा सा ज़रूर क्योंकि देखिए मेरा थोड़ा सा ताल्लुक ट्रेनिंग से है, तो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है अवेयरनेस पैदा करना। तो जो विमेन एम्पावरमेंट की जो ये बात इन्होंने की, इसमें मेरा ये ख्याल है कि इसकी ट्रेनिंग मर्दों को ज़रूर देनी चाहिए। अभी रिसेंटली हमारे पास एक सेशन हुआ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, अब हमने इन्वाइट किया तो मेरे स्टूडेंट्स थे तो बॉयज़ वर सेइंग कि मिस हम क्यों जाएँ, वाई शुड वी गो। देन द पर्सन जो आ रहे थे उन्होंने बोला कि देखें ब्रेस्ट कैंसर होता तो औरत को है लेकिन उसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगी, भाई से, बेटे से, बाप से, जो उसके घर में मर्द है। अगर हम इस तरह के सेशंस में मर्दों को बैरियर बना लेंगे कि नहीं 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 ये तो औरत की बात हो रही है। विमेन एम्पावरमेंट ठीक है हमारी सारी आजकल तो जैसे मैडम ने कहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कर रही हैं औरतें, लेकिन इसमें ट्रेनिंग मर्दों को देने की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत बात कही मर्दों की इसमें ट्रेनिंग मैं एक चीज़ का एडिशन करूँगी ज़रूर, क्योंकि विक्टिम ऑफ वायलेंस के साथ जो है हमने काम किया, जो मतलब अक्यूट डिस्ट्रेस के अंदर आ रही होती है, क्योंकि एक औरत बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे आके अपने घर को छोड़ने का फैसला करती है। क्योंकि मैं एक शेल्टर होम को रन करती रही हूँ जो विक्टिम ऑफ वायलेंस का और एक इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ वो प्रोजेक्ट था, तो उसमें फिर हमने एक जगह ये फील किया कि ये जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग जो है, जो मास्टर ट्रेनर्स होने ज़रूरी है, तो हमने उस पर जेंडर ट्रेनिंग जो शुरू करी, जेंडर एजुकेशन दी, वो दी जजेस को, वो दी लॉयर्स को। क्योंकि जब वो डिसीजंस देते थे, जब एक औरत खुला के लिए, क्योंकि मैं अक्सर उनको एकम्पनी करती थी, जब तो 20 ईयर्स पहले हम काफ़ी यंग एज में उनके साथ साथ होते थे, तो जजेस जो है ना बड़े बाइज्ड होते थे
कि ये औरत सही नहीं है, इसने घर छोड़ दिया है, तो नहीं। और जब वो जजमेंट्स देते थे खुला के केसेस में बड़े डिलेज आते थे, तो हमने सोचा नहीं, इसमें जो है जो आपका रूट कॉज है आपका माइंड सेट है। माइंड सेट को एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इक्वल राइट्स के साथ, और जेंडर एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप हमने जजेस की लॉयर्स की, और उसके बाद हमने खुद ये देखा कि उन जजेस के डिसीजंस के अंदर चेंज आना शुरू हुआ और उन्होंने इस इशू को सेंसिटाइज किया। तो एजुकेशन ट्रेनिंग हर लेवल पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल ट्रेनिंग होती है, आपकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, आपको एम्पावर कैसे होना है, एजुकेशनल ट्रेनिंग तो है ही, बट ये है कि ये भी एक कॉम्बिनेशन है डिफरेंट ट्रेनिंग्स का। अब आप देखें कि AI की और टेक्नोलॉजी की जो ट्रेनिंग्स हैं, आप ऑनलाइन क्योंकि हर चीज़ हो गई है तो लोग ले रहे हैं, तो बिल्कुल इनकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने चाहिए, क्योंकि आपने 10 में से 3 चीज़ें भी अगर सीख ली हैं तो वो आपकी लाइफ में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे खूबसूरत बात की है मैम आपने। और साइमा आप क्या कहती हैं, क्योंकि दोनों बातें जब दोनों आपस में मिल गई हैं ना, जहाँ पे वो बहुत टीचर अच्छी ट्रेनिंग और वहाँ पे एम्पावरमेंट की बात हो तो बिल्कुल बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, और जारी बात है कि सारी औरतें ही बैठी हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो हमारे इंटरेस्ट की ही बात है, लेकिन थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह आपने हमारे शो की तारीफ़ की कि माशाल्लाह से एक इम्तिजाज है पाकिस्तान के 4 ही जो सूबे हैं उनकी, तो इसी तरह हमारे पास एक सिंधी लैंग्वेज में एक गाना है जो हमने आपके लिए तैयार कर रखा है, तो आइए आके सुनते हैं। अच्छा मोटी था अचो थोड़ी देर में नाज़रीन, अचो तब सॉन्ग था बुधूं। बाग में तू घुमी भोर बेखुद थियन, तुझे आरस भनी रुन में गुल तिरन, तुझे कर मोड़ ते जाम झुलकी पवन, तू निहारे वजू जाहिदल जा टुटन, जोत तुझी चूही चंद्र थे तो लगी, ओ गुलाबी कलियों चरी छोकरी, ओ गुलाबी कलियों चरी छोकरी, है चरी छोकरी, है चरी छोकरी। शायरन जे ख़यालन मां तुंहिंजो गुज़र, संग तराशन जे देशे जो मरकज़ बि तूं, रागिड़न जे सुरन जो बि संगम रही, तोखे जोड़े मुसाविर भॻो गुरश खे, रूह पहनण में भूखे तुंहिंजी सूमती, ओ गुलाबी कलियों चरी छोकरी, ओ गुलाबी कलियों चरी छोकरी, है चरी छोकरी, है चरी
युग थोरो बहारूं जो दर्शन थिए कंद हेॾे तखण मीत मञिणो ठरे शाम खे ॾिस न छो जिह में आनी है जो मुंहिंजे दिल जे अंगण में उड़न भोर था आऊं साहिर दीवानो ऐं तुंहिंजी गली ओ गुलाबी कलियो चरी छोकिरी ओ गुलाबी कलियो चरी छोकिरी तूं बहार जो संदेश आहीं मिठी तुंहिंजे कदमनि में जाना वैया विछी अणछुही महक ऐं बावज़ू चांदनी ला 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 वेलकम बैक नाज़रीन। तव्हां उम्मीद त तव्हांखे जेको असां गानो हींअर हलायो तव्हांखे ॾाढो वणियो हूंदो ऐं तव्हां ॾाढो एंटरटेन थिया हूंदव। असांजी ॻाल्हियूं पियूं हलनि ऐं ॾाढी सुठी गुफ्तगू पई हले ऐं ॾाढी इंफॉर्मेटिव ऐं तमामु घणो कुझु सिखण जो मौक़ो पियो मिले। त अचो त वरी असां पंहिंजे गेस्ट सां कुझु सवाल था कयूं ऐं उन्हनि खां पुछूं था। तो मिस नाज़ली, मैं आपसे पता करूँगी कि ये जो जेंडर एजुकेशन होती है ये क्या चीज़ है? जेंडर कम्युनिकेशन से हाँ, यानी gender आपका मुराद है। communication। देखें सबसे पहले तो हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि देखें सेक्स इज़ बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड वर्ड, यानी हम लड़का हैं या लड़की हैं ये बायोलॉजिकली हमारा एक मसला है। जेंडर जो है ना वो माशरती कंस्ट्रक्टेड है, यानी सोसाइटी ने उसको तामील तश्कील दिया है। देखिए ये आपको किसने बताया कि लड़कियां औरतें ही घर आके रोटियां बनाएंगी? माशरे ने ये हमारी बताया। माशरती दार वरना क्या बायोलॉजिकली मर्द क्या आटा नहीं गूंथ सकता? क्या कोई बल्कि उसकी मर्द तो बहुत अच्छे कुक होते हैं। कोई उसकी एबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है? skills में तो शामिल है इसका मतलब ये है कि जेंडर जो है वो मुआशरती, मैं तो अक्सर एक लाइट टोन में ये कहती हूँ कि कुकिंग में तो आते ही किंग है, तो ये क्वीन क्यों करें? कुकिंग तो किंग को करनी चाहिए। बहुत जबरदस्त बात बोली है वैसे आप। क्वीन जो कि मल्टीटास्कर है तो उसे जो भी काम दे दो बड़े वो अच्छे कर से, लेती बहुत है। अच्छे से तो निभा यानी सकती है। कुछ चीजें हमने सोशली बनाई हुई है कि भाई तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुमने घर में रहना है, अगर हस्बैंड अच्छा कमा रहा है तो तुम्हें नहीं। तो इसी तरह ये जेंडर जो है ये सिर्फ इन चीज़ों पे नहीं, कम्युनिकेशन पे भी बहुत इफेक्टिव होता है। देखिए वर्क प्लेस पे अक्सर जो ख़वातीन को मसले होते हैं वो होता है मेल डोमिनेशन का। तो उनको जो टाइटल्स हैं, जो उनके डेजिग्नेशंस हैं, वो भी उस बेस्ड पे मेल ओरिएंटेड नहीं होने चाहिए। और जब हम ख़वातीन से बात कर रहे हैं तो हमें जेंडर बायसनेस नहीं रखनी है, हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखनी, कर्टेसी होनी चाहिए, उसमें पोलाइटनेस होनी चाहिए और कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये भी मतलब कोई फर्क कम्युनिकेशन, नहीं रखना जी चाहिए कोई हमें। ये कम्युनिकेशन में आता है। अभी इसमें ये होता है कि एक टोन सेट की गई है कि अगर वर्क प्लेस पे ख़वातीन मर्दों के साथ बराबर काम कर रही हैं, लेकिन उनका एक टोन ये होता जो है बात कि करने का तरीका जी है ना उनका। टोन वो थोड़ा सा उनका जैसे अंदाज जो है बोलने मैं आपको एक अपना ही तजुर्बा बताती हूँ कि एक मीटिंग में एक जो है वो कुछ स्टैटिस्टिकल कुछ नंबर्स की बात थी। तो डायरेक्टर साहब सेट के ये नंबरों की बात है, ये आपकी कहाँ समझ आएगी, यानी एक दूसरे एक फीमेल को, तो ये किसने हम सेट किया हुआ है? तो दिस इज सो जेंडर, दिस इज सो लाइक अलार्मिंग ना, डिस्क्रिमिनेशन है, बायसनेस है। क्यों मैथ्स आपने ये सोच लिया है कि जो मैथ्स है वो मर्दों को समझ मर्दों की आएगी। विरासत है। अभी एक सर्वे, मेरा एक रिसर्च पेपर था, उसमें मैं एक एम्प्लॉइज जेंडर एट वर्क प्लेस उसका था, तो मैं एम्प्लॉइज से मैंने पूछा फीमेल्स से कि क्या आपको प्रॉब्लम होती है वर्क प्लेस पे, तो उन्होंने कहा कि हमें बातें अजीब तरह की होती हैं। देखिए इमोशनल होना कोई कमज़ोरी तो नहीं है। आप भी अगर ये हम अच्छा इधर जो है वो थोड़ा सा रोल हमारा गलत है। देखिए जब हम जेंडर की बात करें तो हमें बोथ जेंडर्स की बात करनी है कि मेन को रोने की परमिशन मिलनी चाहिए। उनको ये नहीं हर वक्त हमें बता देना है कि तुम तो इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तुम रो नहीं सकते। ये तो उनको हम सप्रेस कर रहे हैं ना, वो अपना इमोशंस कैसे वेंट। जैसे कि मैं अक्सर अपनी स्टूडेंट से कहती हूँ कि बेटा ठीक है आप लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो जब वैन में अगर सीट एक ही है तो तुम्हें भी फिर खड़ा होना पड़ेगा। देखिए ये तो जेंडर इक्वालिटी हो गई ना। ये नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे औरतों को सहूलत मिल रही है वहाँ पे वो अपने आप को एक बात बोली यहाँ पे, आप लोग कह रहे हैं कि मर्दों को भी रोने का मौका मिलना चाहिए, उनको अलाउड होना चाहिए। मर्द ज्यादा रोते हैं, औरतों के आंसू होते हैं, मर्दों में आंसू नहीं होते, बस रोना चाहिए। आंसू अंदर की तरफ गिरते हैं। मैं इस बात से
पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि मर्द भी वो भी रोते हैं, उनको भी क्योंकि इमोशंस है ना, ह्यूमन बीइंग है और दोनों में इक्वल इमोशंस है। ये कि औरत कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो एक्सप्रेस कर लेती है और जो मर्द है वो थोड़ा कम करता है, लेकिन ये कि इमोशनली दोनों ही हो जाते हैं। अच्छा अनीला मैम, आपसे सवाल होगा, जैसे अभी इन्होंने भी जिक्र किया जेंडर के ऊपर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, तो आपसे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि आप और ज़्यादा जो है वो इस चीज़ पे रोशनी डाल सकेगा। बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर मेल डोमिनेंसी को देखा जाता है, जैसे भी मैम ने भी जिक्र किया, डोमिनेंसी होती है और फिर एक खातून का इंटरव्यू देने और मेल गया, दोनों गए, ठीक है। अभी एजुकेशन वाइज देखा जाए तो दोनों बराबर है, मैं ज़्यादा वो नहीं बात करूँगी कि कौन ऊपर कौन ज़्यादा नीचे, तो दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। दोनों एजुकेशन वाइज भी, बिहेवियर स्किल्स वाइज भी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, उनका दोनों इक्वली वो रिलाई करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो है मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? इस वजह से कि भाई एक ये भी पर्सपेक्टिव होता है कि मेल जो है वो घर का कमाने वाला है, वो ब्रेड अर्नर है, तो थोड़ा सा खातून के साथ थोड़ी सी ज़्यादती कर दी जाती है कि इनको क्या है, इनको तो कहीं भी और भी जॉब मिल जाएगी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? ये भी तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक सवालिया निशान है। एक खातून है वो भी उतनी मेहनत करके जाती है, उतनी मेहनत करती है जितना एक मेल करता है, सोसाइटी के नॉर्म। हाँ, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, क्योंकि हमारी मेल मर्दों के प्रेशर वाली सोसाइटी है कि मर्द उसमें रहते हैं अपर हैंड के अंदर, तो हो सकता है कि ये ऐसा होता हो, पर मुझे लगता है कि अब ये जो एक एरा चल रहा है तो इसमें जो है वो इक्वल है, मर्द भी औरत भी। जो मैं भी एक एक्सपीरियंस करती हूँ कि डिफरेंट हम लोग मतलब सोसाइटी के अंदर हम विद इन द सोसाइटी और विद इन द आवाम होते हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर हम होते हैं। तो अगर हम इस सिलसिले में रूरल एरियाज पे बात करें तो ऐसी भी आपको ख़वातीन मिलेंगी बड़ी स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग पोजीशंस के अंदर, और बड़ा उनका अपर हैंड है फैमिली में उनकी इजाज़त के बगैर डिसीजंस भी नहीं लिए जाते। पर ऐसा होता है कि ऑफिसेज में जो है जब कोई लड़की इंटरव्यू देने गई है या लड़का, तो वो देखिए ये रब की अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, उसमें एक सिस्टम है कि मर्द और औरत ये अल्लाह ताला ने बनाई, ठीक है। इसमें हम जेंडर का देखें, जेंडर की जब बात आती है वो है ऑब्वियस है, पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात में मर्द का रोना या औरत का रोना मैटर नहीं करता। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो होती है जो आप कह रही हैं कि लड़की को जो है वो ज़्यादा क्वालिफाइड है और अच्छी है तो लड़के को जो है वो प्रेफरेंस दी गई। तो यहाँ पे ये हमारी सोसाइटी का एक मिजाज बना हुआ है, एक माइंडसेट है कि नहीं मर्द को देना है क्योंकि ये आराम से मोटर बाइक पे आएगा, सुबह आएगा शाम आएगा जॉब करेगा। यही माइंडसेट जो है मिजाज को चेंज करने की ज़रूरत है, वक्त के साथ चेंज हुआ है। अगर आप 25 इयर्स पहले का देखें औरतों का स्टेटस और अब देखें तो माशाल्लाह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जब आप पॉपुलेशन का 52% बन गई हैं तो ऑब्वियसली हम लोग जो हैं वो मेजॉरिटी के अंदर हैं। ऐसा होता है, इसको जो है वो कम करने की जो है वो ज़रूरत है। और औरतें जो हैं वो बहुत अच्छा डिलीवर करती हैं। अल्लाह ताला ने उनको बनाया इसलिए है कि ना सिर्फ वो अपने घर की लुक आफ्टर करें, सोसाइटी की भी करें, मुल्क की भी खिदमत करें। आप हमारी असेंबलीज़ के अंदर देखें तो ख़वातीन की तादाद तेज़ी से बढ़ी है, चाहे वो प्रोविंस की असेंबली हो, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, और फिर इंटरनेशनली भी जो है जो हमारे यहाँ की ख़वातीन हैं जिसमें जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने जो मुस्लिम उम्मा की पहली और वाहिद प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने देखें उनकी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उन्होंने भी देखें सियासत, अपने बच्चों की ट्रेनिंग, उनकी तरबियत। तो जब आप मैनेजर्स अच्छे हो जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो आपके हक में जाती हैं। बट जैसा आपने कहा वैसा है, ऑब्वियस है। इसके ऊपर जो है वो लोगों को, जो बॉसेस हैं, जो कंपनीज हैं, उनको जो है ना वो उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम और रिफ्रेशर्स होने चाहिए। आपने इतनी खूबसूरती से जिस तरफ मैं ले जाना चाह रही थी ना बात को, आप उसी तरफ ले गई, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये सवाल हो और आपने माशाल्लाह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम जो है वो ऐड किया। मैं साथ में मरियम नवाज़ का नाम, साहिबा का नाम भी ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि वो भी पंजाब की सीएम के तौर पे पहली खातून है और माशाल्लाह से बहुत एक्टिवली आगे नज़र आ रही है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी सुनना चाहूँगी आपसे, क्योंकि देखें हम डिस्कस मसले तो बहुत कर लेते हैं, आपने माशाल्लाह से इतना अच्छा रोल अब तक प्ले किया है और आगे भी करती रहेंगी इंशाल्लाह,
तो इन सब चीज़ों के हवाले से कोई लॉज हमारे मुल्क में हैं, बिल्कुल यकीनन है, और आप इस फील्ड से ताल्लुक़ भी रखती हैं, तो जो वो हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो हमने लॉज पे कितना काम कर लिया और उस पर अमल कितना हो रहा है? देखिए, सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना वो इक्वल राइट्स दिए गए हैं। आप आर्टिकल 25 देखें, और 25A तो एजुकेशन से मुतालिक है, उसमें यही है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ओवर मतलब कास्ट पे, क्रीड पे या किसी जेंडर पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, तालीम पे नहीं होगा, इक्वल राइट, सबको बराबरी के हुकूक दिए जाएंगे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। फिर वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास है जिसमें ख़वातीन जो है वो अपनी प्रोटेक्शन का देख सकती हैं। फिर वर्क प्लेस के ऊपर हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो लॉ है जिसका मुहतसिब आला जो है वो इंचार्ज होते हैं। आप एप्लीकेशन ऑफिस के अंदर, क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम किया है, तो उनको देखें, वर्बल जो आपकी हैरेसमेंट होती है ना वो फिजिकल हैरेसमेंट से सबसे ज़्यादा होती है। मैं आपकी बात काटूंगी, हमारे पास एक कॉल आ रही है, हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केर असां सां गॾु? अभी पिनियल भुट्टो। हाँ, वेलकम था कहीं के शो में। आपको, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना नाम अनाउंस करें हमेशा। हाँ, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का करम है, बिल्कुल खैरियत है, ठीक ठाक। आप पिछले प्रोग्राम में गैर हाजिर थी। बस वो थोड़ी सी तबीयत नासाज थी। आप हमारी बाकायदा जो है ना वो चेक इन बैलेंस रखते हैं। उस प्रोग्राम में इफ्तिखार साहब आए थे, जी जी जी, बड़े खामोशी से चुपचाप उसने प्रोग्राम निभाया, लेकिन डॉक्टर खदीजा साहिबा ने प्रोग्राम को कवर कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज का प्रोग्राम देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रोग्राम? में सारे प्रोग्राम मैं यहाँ पे देखता हूँ। अच्छा, तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? आज का आपका मौजू जो है ना वो मर्दों के खिलाफ है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। एक ये हुआ था कि हमने देखा कि पिछले प्रोग्राम में एक मर्द पहली मर्तबा आकर के बैठा, आपने आज भी उसको भी भगा दिया। नहीं, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यकीनन हमारे पीटीवी की टीम जो है वो सुन रही होगी, तो वो यकीनन इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी अगर बैलेंस कर सकते हैं तो वो उसी हिसाब से बैलेंस कर दें। यकीनन आपके घर में भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, जिनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो आगे लेकर नहीं, हम ओवरऑल दोनों की बात कर रहे हैं, हम आपकी भी बात कर रहे हैं, हम औरतों की भी बात कर रहे हैं, मर्दों की भी बात कर रहे हैं सेम टाइम में। आप थोड़ा गौर से हमारा प्रोग्राम देखें। आपका प्रोग्राम वैसे भी अच्छा लगता है, मैं हमेशा देखता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बोल भी देता हूँ, शामिल भी हो जाता हूँ। बहुत शुक्रिया। और भुट्टो साहब इसी तरह से हमें कॉल हमें देखते रहिए, राय देते रहे, और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि कॉलर्स इतना ध्यान देते हैं कि कौन ज्यादा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। जी मैम, मैम आप कुछ कह रही थी। तो आपका देखिए, इस्लाम की तरफ से भी आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, आपके डिवोर्स के, खुला के, आपका पूरा एक फैमिली लॉज आपके लिए अवेलेबल है। फिर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में हमने खुद बहुत एक्टिवली काम किया कि जो अंडर एज बच्चियां हैं उनकी शादियां हो जाती थी, जो छोटी उम्र में 7 साल की बच्ची की 60 साल के बंदे से हो गई। तो ये रूरल एरियाज़ में, जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे पहले इतना एक्सेस नहीं था, अब इंटरनेट की वजह से लोगों को पता चल रहा है। और मेन जो इसकी एक वजह थी कि औरतों को अपने हुकूक का नहीं पता था, उन लॉस का नहीं पता था जो उनके लिए अवेलेबल हैं। जब आप बिल्कुल ना समझ हो या आपके पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या ज़रिया ना हो तो आप बिल्कुल ब्लैंक होते हैं और उसमें फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है। बट इसमें ये है कि ये इस तरह के लॉज आ जाने से, और फिर उनकी अवेयरनेस, देखिए लॉज तो बहुत हैं, उनकी अवेयरनेस होना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने होते हैं असल में मैटर ये करता है ना, अवेयरनेस तो लोगों में आस्ते आस्ते आ रही है, लेकिन उन इम्प्लीमेंटेशन जो इम्प्लीमेंटेशन मैम, मैं यहाँ कट करना चाहूँगी। जब हम मसावी हुकूक की बात कर रहे हैं, ये घर से क्यों नहीं शुरू होता? भाई को लेग पीस दिया जाता है, बहन को नहीं, और ये माँ करती है। और घर के मर्दों को ये सालन अगर कम पड़ रहा है तो मर्दों को पहले दिया जाता है। देन इवन शादियों पे कि मर्दों को पहले खाना दिया गया, फिर औरतों। तो ये तो घर से, ये हुकूक यहाँ से पहले औरत को पता होना चाहिए कि मेरा भी हक है।
तो ये हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर हाँ, सकते हैं? इसमें देखिए अगेन वही बात आ जाती है कि माइंड सेट है। आपको एक औरत ही दूसरी औरत पे जुल्म कर रही होती है जब वो उसकी बहू की सूरत में आती है या वो नंद होती है, सास होती है। तो माइंड सेट जो है ना, ये आपकी ट्रेनिंग है कि जब आप बच्चे हैं, छोटे हैं, एज ए मदर मैं क्या ट्रेनिंग करती हूँ। अगर मेरा एक ही भाई है, एक ही बेटा है, तो उसको मुझे ये सिखाना है कि तुमने अपनी बीवी बेटी की इज्जत करनी है इक्वल राइट्स में, और अपनी माँ और बहन के भी जो हक हैं उनसे आपको बिल्कुल भी ओवरसाइट नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। और ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि ये एक मुझे लगता है हमारी एक तहजीब का हिस्सा बन गया है कि मर्द का अपर हैंड है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारी माएँ हैं या ख़वातीन हैं वो ये समझती हैं कि इसने क्योंकि इस घर को चलाना है और इस घर की सरपरस्ती करनी है तो इसका हक, ये ज़्यादा ताकतवर होगा तो आगे जाके ज़्यादा काम करेगा। नहीं भी बट अब चलाना, बेटा आवारा है, वो आके खाना ये खाएगा, एक डायलेमा, ये एक बड़ी बदनसीबी है हमारी सोसाइटी की कि आप बाहर जो है वो घूम रहे हैं और ड्रग्स में भी हैं, डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी, और माँ आके जो है ना वो उसको वो कर रही होती है कि पैम्पर कर रही होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक माँ की देखें, इसीलिए एजुकेशन जो है ना वो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस है आपकी लाइफ में, चाहे वो रूरल एरिया की, उसको एटलीस्ट ये पता हो कि ये मेरी बेटी और बेटा दोनों अल्लाह ताला ने जो है दोनों को बराबरी के हक दिए। जब हमारे मज़हब में बराबरी का हक है तो हमें बहैसियत इंसान अपने उस चीज़ को जो हमारे दिमागों में पड़ गई है कि सालों से ये एक सोच बन गई, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और देखिए इसी में जो है वो मीडिया अपना अहम रोल प्ले करता है। आपके स्कूल्स के अंदर जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आपके लॉयर्स का ट्रेनिंग, आपके पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग, आपकी सोसाइटी के डिफरेंट माइंडसेट्स और जो डिफरेंट लोग हैं जिनकी एक कंट्रीब्यूशन है, उन सब का थोड़ा थोड़ा ट्रेन होना जो है ना वो ज़रूरी है। और अनिला साहिबा, मैम आप दोनों ने इतनी खूबसूरत बात की है। मैं ये कह रही थी कि इतनी खूबसूरत बात उन्होंने की ख़वातीन के हवाले से, औरतों के हवाले से, और औरतों और ख़वातीन की बात आती है तो मेरा ख्याल है जो म्यूज़िक है, क्योंकि म्यूज़िक ऐसी थेरेपी है जो ख़वातीन को काफ़ी महसूस करता है और उनको रिलैक्सिंग उस पर लेकर जाता है। तो नाजरीन, आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक तैयार किया है, उसे एंजॉय करें और फिर आएँ और हमारे साथ कंटिन्यू करें।
जी नाज़रीन किवें लग्या तानू है सोहना सा सॉन्ग तुसां ने कमेंट करके ज़रूर दसना वे उदों दसना वे जो यूट्यूब ते असी प्रोग्राम अपलोड करांगे और नाल नाल आपने सोहने सोहने सजेशन भी तुसां ने दसने ने और टॉपिक्स भी सानू सजेस्ट करने कि तुसी किस किस्म के टॉपिक्स है वो पसंद करदे हो और किस किस्म के टॉपिक्स साढ़े शो विच चाहते हो कि डिस्कस होन और हुण आने अपनी ज़बरदस्ती मेहमान को जिन्हां नाल असी बड़ी ज़बरदस्त गलबात कर रहे सां और खतीजा को चाहांगे कि खतीजा उन्हां दे नाल जिहड़ी गुफ्तगू कर रहे सन दोबारा आगाज़ करन। हाँ एक्चुअली थैंक यू सो मच नायाब कि आपने मुझे मौका दिया। मैं उस वक्त भी यही बात करना चाहती हूँ मैम, आप दोनों ने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, हमने लॉज भी डिस्कस कर लिए। तो लॉज में जहाँ पे आप कह रही थी कि जो औरतें हैं उनको अवेयरनेस है ही नहीं कि उनके मतलब हक हैं क्या, तो मतलब हम डिग्री हासिल करें या ना करें लेकिन हमें घर से ये बेसिक तालीम मिलती है दीन के हवाले से कि उसमें हमें एंटरप्रेन्योरशिप की या बिज़नेस वुमेन के हवाले से अगर कोई एग्जांपल देखें तो हज़रत खतीजा की मिसाल हमारे सामने है। फिर अगर सेकंड नंबर पे हम देखें तो जहाँ पे हम हुकूक की बात करते हैं औरतों की, तो दीन में इतने ज़्यादा औरत को हुकूक मिले हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे उनकी इज़्ज़त तकरीम के लिए। तो इतने हुकूक होने के बावजूद हम अनअवेयर हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? यहाँ से काफ़ी देर से मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि जैसे कॉलर साहब ने भी कहा, लेकिन जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं जैसे मैडम ने की, हमारी अवेयरनेस की ना, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम एक स्टांस पे खड़े हैं कि विमेन आर परफेक्ट एंड मेन आर नॉट। ऐसा हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारे मुआशरे को सेहतमंद बनाने के लिए जो जो अवामिल हो सकते हैं दोनों जेंडर्स की तरफ से जो पार्ट्स अदा किए जा सकते हैं वो हमें करने हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि हर, जैसे आप लोगों ने ही कहा कि औरत ही औरत की समटाइम्स एक शायरा ने भी बहुत अच्छी, एक फ़ीमेल शायरा ने एक शेर बहुत अच्छा इस पे कहा है कि एक बात पे औरत की मैं औरत से हूँ नाला, एक बात पे औरत की मैं औरत से हूँ नाला, औरत कभी औरत से रियायत नहीं करती। तो हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम दो कटहरे खड़े कर रहे हैं कि एक गलत है एक सही। हमें मुआशरे को मिलकर बेहतर बनाना है और यकीनन एक कामयाब औरत के लिए उसके लिए सपोर्टिव मर्दों का होना बहुत ज़रूरी है। बाप हो भाई की तरफ जाना, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। तो फिर दूसरी बात जैसे आपने कही कि हाँ भाई ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो ये पहले हम अक्सर ये समझते हैं कि इस्लाम जो है वो खुदा न ख्वास्ता एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है। इस्लाम तो कभी कोई ऑर्थोडॉक्स रिलीजन नहीं रहा। राइट इस्लाम ने दिए हैं, किसी और मजहब में से फर्स्ट जो हमारी पहली तजारत जो खातून ने की वो हज़रत खदीजा थी। आप पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह दुश्मनों के सामने बात की। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी हमारी मैम अनिला बताएंगी आपको। देखिए मज़हब से कि हम बात करते हैं, जब बचपन में हम लोग 7 साल 8 साल के होते हैं तो हमें कहते हैं कुरान शरीफ पढ़ना है, ठीक है ना। सब बच्चों के ऊपर मैंडेटरी होता है कि 12 साल तक आपको ख़त्म कर देना है। तो आपने अल्लाह ताला ने वो किताब सारे अपने नबी, ये दुनिया बनाई उन्होंने अपने नबी के लिए, और वो किताब जो है वो मजमुआ हयात है आपके लिए। उसको जब आप तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपको औरतों के लिए भी सूरतें, सूरह निसा में हर चीज़ जो है वो डिफ़ाइन है। खुला के केसेस में अक्सर हम काफ़ी मसाइल का शिकार होते थे। देखिए मर्द ये समझता है और आम इन लोग भी कि 3 दफ़ा तलाक दे दी तो वो हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। 3 दफ़ा एट ए टाइम तलाक देने का मतलब है कि वो 1 टाइम काउंट होगी। इसको आप रेफरेंस लें सूरह निसा से। तो जब अल्लाह ताला ने इस तरह की सूरत रखी हैं और हमारे लिए ज़ाब्ता हयात और बहैसियत मुसलमान जो है वो हमारे लिए सब कुछ कुरान शरीफ है, तो हम जब उसको भी अपने लिए एक रेडी रेफरेंस बनाएंगे, उससे आप तालीमात लेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए ह्यूमन राइट्स तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। 1400 साल पहले हुकूकुल इबाद आ गए थे। तो हुकूकुल इबाद अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के हुकूक जो हैं वो माफ़ कर देंगे अल्लाह ताला, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेंगे। तो हम जब एक सोसाइटी या हम ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं तो हम अपने मुल्क को देखते हैं, हमें अपने औरतें मर्द हमारे मुल्क की पॉपुलेशन है, हमें सब के लिए सोचना पड़ता है। ये एक जो है वो नेशनल टीवी है, इससे जो आवाज़ जा रही है वो मुल्क के कोने कोने में जा रही है। तो मर्द देखें, ये कोई ऐसी इस वक्त की डिस्कशन नहीं है कि औरत ही सब कुछ है, नॉट एट ऑल। मर्द, मैं, आप सब, हमारे वालिद,
वो कमाते थे, हमें उन्होंने पढ़ाया, शौहरों ने हमें इतनी स्पेस दी कि आज मैं और आप, हमारे पीछे मर्द हैं जिनकी वजह से हम जो हैं वो आगे हैं और माशरे में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। और जहाँ तक आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं कि औरत का बिजनेस के ज़रिए मुस्तहकम होना वो बहुत ज़रूरी है। आप देखें छोटे छोटे हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, रिमोट एरियाज़ की, कि वो उन्होंने मुर्गियाँ बेच रहे हैं, बकरियाँ बेच रहे हैं, मुर्गी के अंडों से इनकम हो रही है, कढ़ाई सिलाई जो आपका ट्रेडिशन है, अजरक हमारा जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो असासा है, उसकी जो है चीज़ें बना के जो है वो इंटरनेशनली डिस्प्ले होती है। इलाकों में औरतें हाथ से कशीदाकारी करती हैं, खेतों में काम करती हैं। आप ये देखिए कि जितनी भी ये कॉटन पिकिंग जो ये कपास को चुना जाता है, चावल की फील्ड्स हैं, उसमें औरतें जो हैं वो काम करती हैं गंदों में। आराम से घरों में आटा मिल जाता है, जस्ट हम क्या करते हैं, जस्ट उसको गूंथते और रोटी बनाते हैं। जबकि जो देहाती ख़वातीन है पहले वो उसको क्या करती हैं, चुनती हैं दाने, फिर साफ़ करती हैं, फिर चक्की में पीसती हैं खुद, और फिर जाके एक प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर रोटी और आटा बनता है। और मैम इसी के साथ मेरा आपसे एक अहम सवाल है, वो ये है, अभी आपने तलाक की बीच में बात की, तो इस हवाले से डाइवर्सी जो वुमेन है उसको हमारे मुआशरे में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो उसको एम्पावर करने के लिए आपके क्या इक़दाम हैं, या फिर आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से, आपकी क्या राय कि किस तरह से ऐसी ख़वातीन को एम्पावर किया जाए? उनके बारे में क्या लॉज हैं जो डिवोर्सी खातून? देखिए ये इस वक्त जो है ना, जो आपके माशरे की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि देखें मैं अगर आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरे काफ़ी मोर देन 600 ख़वातीन के साथ हमने डील किया, तो एक शेल्टर होम में खातून आई, उसकी डिवोर्स हो गई, उसके बाद उसकी सोसाइटी के अंदर जो दोबारा उसको विद इन द सोसाइटी जाना है, तो उसके लिए उसको, और उसके बच्चे भी साथ हैं, उसको पैसा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको एक मंथली इनकम चाहिए, राशन चाहिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। तो इसके लिए देखें गवर्नमेंट्स को चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जब आपका किसी भी मुल्क का स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो इस तरह की ख़वातीन और लोग जो है ना वो उधर जाके मर्ज हो जाते हैं और उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, एक प्रोग्राम उनके लिए अवेलेबल होता है। तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के तहत जो है वो ऐसे इदारे होने चाहिए। अगर हम यूरोप में जो है वो देखते हैं या आप यूके में देखते हैं, ख़ास तौर पे मैं यूरोप के कॉन्टेक्स्ट से बात करूँगी कि इस तरह की जो ख़वातीन हैं उनके लिए गवर्नमेंट के पास एक सिस्टम है। वो कहते हैं ठीक है आप जाएं इस लोकेलिटी के अंदर अपने लिए घर देखें, रेंट हम पे करेंगे, आपको लैंग्वेज वहाँ की सीखनी है, आपको कंप्यूटर एजुकेशन लेनी है, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है और आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा फॉर द मतलब एक खास पीरियड, साल है 2 साल है, तो फिर खुद अर्निंग करना ना शुरू कर दें। तो जब आपके पीछे सोसाइटी के इदारे, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, तो मेरा ख़्याल है कि ये औरतें बहुत मसाइल फेस करती हैं। इसी वजह से औरतें एक वायलेंस के सर्कल में 50-50 साल गुजार देती हैं कि मैं बाहर जाऊंगी तो मैं किस तरह कंफर्ट जोन भी कह सकते हैं। वो वायलेंस का ना, मैंने ये देखा है कि वो ख़वातीन उस वायलेंस की ना आदी हो जाती हैं, उनको लगता है कि शायद वो है ही नहीं, और वो अगर कोई लेना भी चाहती है डिसीजन तो बहुत मुश्किल होता है। वो ये कि एक एक्सट्रीम पॉइंट पे आने के बाद फैमिली का प्रेशर वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखें जब आपकी इनिशियल बेसिक आपकी सही होगी, आपकी इमोशनल वेल बीइंग भी देखें, काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपको काउंसलर से आपको काउंसलिंग करके आपको बूस्ट अप करते हैं और आपकी एक सेल्फ इस्टीम को हाई करते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त चीज़ होती है वो होती है आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। आपके पास अपना घर है, आपको पता है कि मेरी इतनी तालीम है, मैं घर पे बैठ के घर से बाहर जो है वो इतना अर्न कर सकती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो इसमें देखें एक खातून नहीं होती, उसकी अपनी फैमिली इन्वॉल्व होती है, उसके पेरेंट्स के वो उसको कितनी सपोर्ट करते हैं। सोसाइटी का रोल इस मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और गवर्नमेंट का कि जब आप अपनी आवाम के लिए, चाहे वो मर्द हो, देखिए
ओल्ड एज होम्स आप देखें कि कितने अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना, तो ये भी सोशल सिक्योरिटी का एक हिस्सा है, कंपोनेंट है। औरत, बच्चे, मर्द सब उसका जो है वो हिस्सा है। जेल से जब औरतें निकलती हैं तो सोसाइटी के अंदर उनका एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं इसने सज़ा काट के आई है 10 साल की, 15 साल की, तो उस वक्त जो है उनके लिए एक पूरा पैकेज होना चाहिए, एक ऐसी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज होनी चाहिए जो हैं मुख्तलिफ इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और बहुत सी औरतों को मैंने जो है वो देखा है। एक छोटा सा केस है, मैं शेल्टर होम के अंदर 7 इयर्स रही हूँ एज ए मैनेजर, जिसमें विक्टिम ऑफ वायलेंस इतनी रेप के केसेस, सेक्सुअल हरासमेंट के, चाइल्ड मैरिज, ऑनर किलिंग के। एक बच्ची आई जो उस वक्त 6 साल की थी, कोई 2002 की बात है। तो वो अपनी मदर के साथ आई कि वालिद वहाँ पे हरीपुर एरिया की तरफ से, तो वो वालिद हाँ उसने छोड़ दिया, जुल्म किया, उनको मारना चाहता था। खैर वो एनीवेज शेल्टर होम में आ गई। अभी जो है आप ये देखें कि उसको जब वो शेल्टर होम में, सबसे पहले इनको जो है ना काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। आपकी एक मेंटल वेलबींग जब पॉजिटिविटी की तरफ जाती है तो आप और चीज़ों को सोचते हैं। तो उस इदारे में हर चीज़ अवेलेबल थी कि आपको सुबह उठना है, आपकी कुरान शरीफ की क्लास हो रही है, आपकी एजुकेशन की हो रही है, लिटरेसी क्लासेस हो रही हैं। एनीवेज बैक टू वो बच्ची के ऊपर। तो उस बच्ची को रखा गया और उसकी मदर उसके साथ थी और पढ़ाया गया। जब उसने मैट्रिक कर लिया, अच्छा शेल्टर होम की एक पॉलिसी थी 3 मंथ्स तक आप रख सकते हैं जो इनिशियल पीरियड है, पर उसको 2 इयर्स रखा गया। फिर बाद में वो हमारे साथ कनेक्टेड रही। तो फिर उसने कहा मैडम मैं मैट्रिक करना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम करो। उसने कहा कि मैं अब BBA करना चाहती हूँ। तो इसमें सैलानी वालों का एक बड़ा अहम रोल है। उनके साथ हमने अप्रोच किया, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशंस में थी तो सबके साथ नेटवर्किंग थी। उन्होंने कहा ठीक है इसको BBA कराते हैं, फंडिंग की। उसने BBA किया बड़े अच्छे नंबर से, फिर उसने MBA किया। अभी आप सोचें कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जो बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, उसमें वो लेक्चरार है, 18 ग्रेड की वो ऑफिसर है। और उसने इसी तरीके से, जब आपके पीछे माशरे की और इदारों की और लोगों की सपोर्ट होती है तो आप फिर जो है ना वो टेक ऑफ करते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी केसेस हैं कि जिसमें औरतों को आपने मजबूत किया, ना सिर्फ जहनी, जिस्मानी और माशी तौर पे। एग्जैक्टली जैसे मैम अनिला आपने कहा, और मैं आपने खुद ही वैसे ऐड कर दिया। मैं चाह रही थी कि वरना हम लोग ये बात ऐड करें कि माशाल्लाह से अब सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी काम हो रहा है इसमें, क्योंकि जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन हॉस्पिटल्स में और इससे अलावा भी जो भी इस तरह के सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पे डिपार्टमेंट बने हुए हैं कि जहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती हैं। और वो स्किल्स सिखाने की फ़ीस या तो होती नहीं है या इतनी होती है कि कोई भी ईजिली अपनी इवन पॉकेट मनी से दे सकता है। तो हम वुमेन एम्पावरमेंट पे माशाल्लाह से पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अच्छे से हर जगह तक इस बात को पहुँचाएँ कि ये इदारे हमारे पास हैं, ये रिसोर्सेज हमारे पास हैं और आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने काफ़ी बात की है, तो मैं चाहूँगी कि मैम आप थोड़ा सा अपना बिजनेस वाला पार्ट इसमें ऐड करें। आप कहती हैं कि आप जो है वो प्रोफेशनल्स को जो है ट्रेन करती हैं, तो किस किस्म के प्रोफेशनल्स एक तो आपके पास आते हैं, और दूसरा जो अगर वो प्रोफेशनल ऑलरेडी हैं तो मज़ीद उनको बिज़नेस के हवाले से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल, देखें बिज़नेस तो एक अलग चीज़ है, दैट इज़ डीलिंग विद फाइनेंस एंड अदर मैनेजमेंट स्किल्स, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट में। कि आप फॉर इंस्टेंस देखें, ये सारा कुछ प्री कंसीव्ड नोशन होता है, यानी कि जो हमारे दिमाग में पहले से है। जैसे आप अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें, आप अपने घर के अंदर बैठी हुई हैं, आपकी अम्मी ने आपसे कोई भी चीज़ मंगवाई है तो वो फ़ौरन आप समझ जाते हैं। लेकिन जब आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ बात करते हैं तो उनका एक अलग कल्चर होता है, एक अलग रिलीजन होता है, एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उनको किस तरह से आपने एड्रेस करना है कि वो आपकी बात को कन्वे, आपकी बात को समझें। और जिस तरह बेसिकली कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपना मैसेज कन्वे कर दिया। कम्युनिकेशन ये है कि जो आपको सुन रहे हैं वो आपको वही सुने जो आप कहना चाह रहे हैं। तो ये किस सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट।
किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तो आपकी वोकैबुलरी अलग है, आपका टोन अलग है, आपका इनफॉर्मल वे होता है, आपकी ड्रेसिंग का कोई मसला नहीं है। लेकिन हम उन्हें वहाँ पर ये सिखाते हैं कि आप जब फॉर्मल तरीके से बैठे हैं तो आपने कौन सी बात करनी है, कोई ब्लेम नहीं करना, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा आपने शेयर नहीं करना जो उनके लिए समझ में ही नहीं आ रहा उनको, तो वो आपका मैसेज तो कन्वे ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम समझाते हैं। और कम्युनिकेशन के साथ साथ आजकल जो EI है का बड़ा दौर जी है। EI का बड़ा दौर है, क्योंकि AI तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, इस पे हमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। और क्योंकि मैं PhD स्कॉलर हूँ तो मेरा थीसिस इमोशनल इंटेलिजेंस पे ही है, तो अभी मुझे भी ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया जाए। और इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक किसी भी जहानत से नहीं है, और ना ही ये सिर्फ एक वर्ड है जिसका मतलब है इमोशनल, यानी कि आप अक्सर जैसे ही हमारे पास बात आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका मतलब हम ये समझते हैं कि शायद वो रोता ज़्यादा है, शायद वो हंसता ज़्यादा है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आप सबसे पहले तो खुद को कितना समझते हैं, आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं मुख्तलिफ सूरत हाल में, और इसके साथ साथ आप दूसरों के इमोशंस को कितना समझते हैं। देखें बहुत ज़रूरी है। इसके जो बहुत ज़्यादा इसके जो फाउंडर हैं वो डेनियल गोलमैन हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, तो उन्होंने समराइज़ कर दिया इसको कि हमें 4 चीज़ों पे काम करना चाहिए। 5वां हमने खुद इस पे ऐड कर दिया। पहला ये है कि सेल्फ अवेयरनेस, यानी आप सबसे पहले तो आप अपने आप को समझें कि आपका मूड टोन कैसा है, आप ज़्यादा जल्दी खुश होते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, आप एक्सप्रेसिव हैं या आप नहीं हैं, हाँ इरिटेटिव या आप नहीं हैं। दूसरा, आप अपनी इमोशंस को जब आप जान लेते हैं कि मैं ऐसा हूँ, तो आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट। अब ये तो हो गई आपकी बात, आपकी ज़ाती बात कि आपने अपने आप को समझा और मैनेज किया, तो इससे दूसरों को क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये है थर्ड कि सोशल स्किल्स क्या हैं और इसका सबसे बड़ा जो इसका प्रोडक्टिव नतीजा निकलता है वो होता है रिलेशनशिप स्टेटस। आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप रिलेशनशिप्स को हैंडल नहीं कर सकते, चाहे वो वर्क प्लेस के हों, चाहे वो आपके ज़ाती हों। आपने देखा होगा कुछ लीडर्स होते हैं जो बॉसेस होते हैं, उनके लोग बड़े बड़े फ़ैन होते हैं, हालांकि अगर एक डिग्री की बात करें तो वो भी फॉर इंस्टेंस PhD है, दूसरा बॉस भी PhD है, लेकिन एक की बात सब सुन रहे हैं, एक का सारा आप उसके काम हो रहे हैं और एक के नहीं हो रहे हैं, लग रही है, एक की बातें लग रही हैं। इट मीन्स के जो पहला वाला है वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो अपने इमोशंस को भी समझता है और वो दूसरों को, और एम्पथाइज करना सीखें। आजकल जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हूँ, यानी 20-22 साल से लेकर 30 साल के बच्चों को मैं ज़्यादा पढ़ाती हूँ, तो मैंने एक बड़े बच्चे यूथ, इनके अंदर मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की कि ये एम्पथाइज नहीं करते, दे जस्ट लिसन। आपकी बात सुनेंगे, क्यों सुनेंगे कि आपको जवाब देना है। ये इतने ज़्यादा जवाब देने के लिए सुनते हैं, ये नहीं समझते कि आप वो डिकोड नहीं करते, बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, इमोशनली कनेक्ट नहीं करते। तो इसके बाद क्या होता है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करने की उनको इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि वो डिकोड ही नहीं करते। उसमें मुझे लग रहा है कि आजकल का जो सोशल मीडिया है और जो हमारी इस कदर फास्ट हो गया है हमारा, दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, इस वजह से क्योंकि हर चीज़ आपकी फिंगर टिप पे है। देखिए ना, रील्स देख की वजह से बच्चों के अंदर भी वो एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस और डिजिटल प्रेशर में हमारे स्टूडेंट, आप मुझसे कहेंगे ना कि यूथ की, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई नौजवान नस्ल के मसले बताएं, आप बोलेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी एक मसला है, एक मसला है, वो भी 3rd नंबर या 4th नंबर पे। असल मसला है कि वो डिजिटल प्रेशर में है। आपने देखिए यही प्रॉब्लम है, चीज़ों को कितना एग्जैजरेट कर दिया। अब हमारे यहाँ हुस्न के मयार देखिए आप, फिल्टर्स आ गए हैं। बिल्कुल। अब क्या हो गया, फाइनेंस का मयार देखिए, एक व्लॉगर है वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। अब आप बच्चों से कहें बेटा 4 years BS करो, कहते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल पैसा कमाना इतना जो है वो अब आसान हो गया है कि आप पीयर प्रेशर पड़े जा रहा है कि मैं तो एक कंटेंट लिखता हूँ और मैं तो लाखों कमा लेता हूँ, तुम BS कर रहे हो। जो बच्चे ये नहीं कर पाते क्योंकि हर किसी के अंदर वो नहीं होता कि वो अपने आप को व्लॉगर बनाए या कुछ, तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है उन बच्चों के ऊपर। सवालिया निशान है। बच्चे मुझसे डायरेक्ट पूछते हैं, मिस व्हाई शुड वी वर्क हार्ड,
बिल्कुल, जो 4-5 साल लगा के जो एक एमबीबीएस डॉक्टर है, जो इतनी मेहनत करके एक डॉक्टर बनता है और उसकी तनख्वाह जो है वो एक व्लॉगर से कहीं कम है। डिजिटल प्रेशर है। और जब वो बीमार होते फिर हमारे पास ही इसी हवाले से एक सवाल होगा मैम से। मैम, अभी आपने जैसे बताया, बड़ी खूबसूरती से डिफाइन किया बच्चों की साइकी, और मेरा ख्याल है टीचर्स से बेहतर बच्चों की साइकी समझ नहीं सकता है। तो आप कैसे टीचर्स को मशवरा देंगी? अभी बहुत सारे हमारे नाज़रीन जैसे टीचर्स भी होंगे जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपकी गुफ्तगू को, तो उनको क्या मशवरा देंगी कि क्या करना चाहिए? आज के टीचर्स को किस तरह की स्किल्स को डेवलप करना चाहिए कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस की आपने बात की, उसे यूज़ करते हुए ताकि ये जो बच्चे हैं इस तरह की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो? सबसे पहले टीचर्स को भी स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्टफोन की तरह। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब क्लास के अंदर चैट जीपीटी को आप मना नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मुझे तो लगता है ये क्रिएटिविटी को रोक नहीं देता। बिल्कुल, मैं यही इसी तरफ आ रही हूँ कि क्रिएटिविटी को तो ये रोक देता है ना। तो आपने उस पे ऐसा फिल्टर लगाना है कि आप ये कैसे समझेंगे कि ये चैट जीपीटी का कंटेंट है। इसके लिए आपको अवेयर होना है, आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होनी। अब ये नहीं वर्ड से आप अंदाजा बिल्कुल, अब ये नहीं है कि अब आप बोलेंगे भाई मैं तो बन गया हूँ पीएचडी, मैं हो गया हूँ प्रोफेसर, मैं क्यों सीखूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो क्या होगा फिर? बच्चे आपको बहुत माजरत के साथ आपको बेवकूफ़ बना देंगे। तो टीचर्स को अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल्स है, देखिए डिग्री तो वो लेकर आ जाते हैं, लेकिन जिस तरह हम मेकअप में या कपड़ों में हमें पता होता है कि 2024 में अब ये मेकअप है, ये ट्रेंड है, ये हील्स चल रही हैं, तो टीचिंग में भी आफ्टर 6 months मैं तो हर सेमेस्टर के बाद ये ज़रूर देखती हूँ कि क्या मुझ में ऐड होना चाहिए, क्या लैकिंग रह गई, वही मोनोटोनस तरीका, वही आप, और बच्चों के साथ थोड़ी सी एम्पैथी आप भी करें और उनकी इमोशनल देखिए, मैं एक बात अक्सर अपने बच्चों से कहती हूँ और समझती हूँ कि जो उनके इमोशंस हैं ना, वो क्लासरूम के गेट के बाहर नहीं रहेंगे, वो लेकर आएंगे। अगर हम यूथ को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल होना है कि उनका ब्रेकअप होता है अगर, तो वो डिसअपॉइंटेड और स्ट्रेस रहते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि व्हाई आर यू इन रिलेशनशिप, ये सवाल अब नहीं कर सकते। अब हमें उनको एम्पैथाइज करके उनको इमोशनली उनको हैंडल करना है, उनको बताना है कि ये इमोशंस हैं, इसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो, कैसे रेगुलेट कर सकते हो। तभी देखें, यही बच्चे फिर सोसाइटी का पार्ट बनने वाले हैं ना। आपने आजकल देखा होगा डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए टीचर्स की अपनी इमोशनली वेलबींग बिल्कुल होना जरूरी है। और ये कैसे आएगी? जब तक कि वो खुद नहीं मतलब मेंटली स्ट्रांग होंगे या सबसे पहले तो देखिए टीचर्स को भी ना थोड़ा सा बड़ा दिल करना पड़ेगा यहाँ पर कि फ़ौरन से समटाइम्स फ़ौरन से टीचर्स एजिटेट हो जाते हैं, फ़ौरन से वो बच्चों की बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, तो वो नहीं समझ पा रहे होते। आपके पास जो बच्चे बैठे हुए हैं, हर बच्चा डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके डिफरेंट जो है ना एक्सपेक्ट्स हैं, तो आपको हर बच्चे को उसकी साइकी के हिसाब से डील करना है। अब ये नहीं कि जैसे क्या है कि गधे घोड़े सबको एक साथ जो है ना वो आप ढो दे, बच्चों को जो है वो हर किसी के हिसाब आपने लैंग्वेजेस कही, तो इसमें इमोशनली इंटेलिजेंस अब लोग कहते हैं कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, कि क्यों इतना शाउट आउट है इमोशनल इंटेलिजेंस का? क्योंकि देखिए पहले ज़माने में ना शायद ही किसी ऑफिस में कोई एक फॉरेनर आता था, अब सब उसको देख रहे होते थे कि ये गोरा है। लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि ऑनलाइन इतनी ज़्यादा वर्क प्लेस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ इतना ज़्यादा काम करें कि अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो सिर्फ डिग्री से हमारा को भी होना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स समटाइम्स इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करने देते, बिल्कुल ऐसे दबा देते हैं। और देखें हमारे यहाँ ना पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस है, होना भी चाहिए, स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम बच्चे की ना नफ्सियात नहीं समझ पाते। हर बच्चा डॉक्टर या हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। अब आप बताइए कि हमारे यहाँ कितने बच्चे हैं जिनको ये कहना ही नहीं आता कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसको क्या कहना चाहिए। वो ऐसे भागते हैं कि क्या कहें, कहाँ लैकिंग है, हमारे अंदर लैकिंग है। हमने उनको समझाया ही नहीं, हम उनको सिर्फ ये कहते हैं कि बेटा पढ़ो, 3.5 CGPA ले आओ और 1 लाख की तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी होनी चाहिए। तो वो कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट? एक्चुअली हमें सही बताओ, हम लोग भी पेरेंट्स हैं, लेकिन जो गुड पेरेंटिंग होती है वो क्या चीज़ होती है उसके बारे में बाकायदा पेरेंट्स को बताना चाहिए। जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं
उनको बाकायदा ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपको पेरेंटिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जो है ना वास्ट फील्ड है। अब मुझे तो ये नहीं समझ आता कि हम इस दौर में क्यों है कि हमें हर चीज़ की ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग होनी चाहिए, होनी देखिए, चाहिए, क्योंकि आप जनरेशन चेंज हो गई है ना। बिल्कुल पहले ज़माने की ना बात अलग थी। हाँ, कि वहाँ मतलब पर हमने जो बच्चे- देखा है ना, ठीक वो सीख लेते थे। अब हम अपने पेरेंट्स को देखेंगे ना, तो हम वो अक्सर ये कहते हैं कि हमारे हमारे ज़माने ज़माने में ऐसा नहीं होता आपके था। ज़माने में स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, बिल्कुल आपके ऐसे ही हाथों में दुनिया भी नहीं थी, आपके हाथों में कंपैरेटिव रिलीजन्स भी नहीं थे, आपके हाथों में सोशली डाइवर्सिटी भी नहीं थी। तो जाहिर है अब आपको उस तरीके से टैकल और करना बच्चे आजकल के क्वेश्चंस बहुत करते हैं और आपके पास उनके जवाब होना बहुत जरूरी है। जब कि तक आप अगर आप sound नहीं होंगे, डांट आप कर उनको हर कैसे वक्त question- बच्चों को बिठा हाँ, ये देंगे बात तो नहीं करते, तो ये नहीं हो करते, सकता। ये नहीं। और बच्चे आजकल के बहुत शार्प हैं, बहुत मैं तो इंटेलिजेंट कहती हूँ बच्चों से हम एक लोग हाथ बच्चों आगे। की जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ हम नंबर से काउंट जी। करते हैं। एक्चुअली बच्चों की इंटेलिजेंस नंबरों से काउंट नहीं होती है। मेरा माशाल्लाह छोटा बेटा है, वो गेम्स वगैरह पे, तो मुझे उसको देख के इतनी हैरत होती है कि इस एज में मैं खुद कहाँ थी और ये माशाल्लाह इनका जो बच्चों का IQ लेवल है वो कहाँ पे पहुँचा हुआ है। एम्पैथी की हम बात करते हैं, हम कहाँ सिखाते हैं एम्पैथी? घर के जो हमारे हाउस हेल्प हैं उनके साथ अगर हम बच्चे को अच्छा बिहेवियर करना बिल्कुल। सिखाएंगे, वो बाहर वो बिल्कुल। समझ जाएगा कि भाई हर किसी से अच्छे से बात करनी है। तरबियत जो है ना वो एक्चुअली यहाँ घर से ही बच्चों को बहुत- मिलती है। बहुत जरूरी है। तरबियत से बात आई, मेरे ख्याल है खतीजा और जिमल के जहन में कुछ सवालात हैं, क्योंकि ये अच्छा, खुद मेरे जहन में ये खुद- एजुकेशन से हाँ, वाबस्ता exactly. है और इनके जहन में कब से आई एम फीलिंग के बहुत सारे ऐसे ऐसे सवालात हैं जो चाह रही है करना। सवालात तो वाकई में बहुत हैं, क्योंकि मैम अनीला की बातें इतनी खूबसूरत और इतने डिटेल में वो बयान कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनते हुए। जैसे मैम नाजली साहिबा हैं, ट्रेनिंग्स की बात कर रही हैं। अब दुनिया इंक्लूसिविटी की तरफ जा रही है, तो हर चीज़ इंक्लूसिव पे है। तो इंक्लूसिव ट्रेनिंग के लिए आपके पास कोई स्केड्यूल प्लान्स हैं? इंक्लूसिविटी भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन में भी रखते हैं। यही इंक्लूसिविटी है कि आपने हर तरह की हायरार्की को एड्रेस करना है और हर तरह के लोगों को एड्रेस करना है। देखिए, हम अगर मैनेजर हैं तो मैनेजर के पास सारे टैलेंटेड लोग नहीं होते टीम में। कुछ शिरक वर्क भी करते हैं, कुछ आपको पता है हाइड भी करते हैं, कुछ एक काम को दूसरे पे भी छोड़ते हैं, लेकिन वी हैव टू इंक्लूड ऑल ऑफ देम। हमें इंक्लूड करना है उनको, इंक्लूसिविटी। और जैसे कि मैम ने कहा कि इंक्लूसिविटी तो जेंडर में भी आ रही है ना अब आप देखिए माशाल्लाह से आई वुड से कि बहुत पॉजिटिव बात है कि वक्त से काफ़ी बेहतरी आ रही है। जैसे वर्क प्लेस हैरेसमेंट की जहाँ तक बात करें तो वर्क प्लेस इंक्लूसिविटी भी बढ़ गई है और हैरेसमेंट कम है। अब असल में पहले ज़माने में होता ये था कि औरतें थोड़ा सा डर जाती थी, अगर उनके साथ कुछ गलत होता था तो वो अपनी इज्जत की वजह से या पेरेंट्स की लेकिन अभी फिर मैं अगेन मर्दों को इसमें कहूँगी कि उन्होंने भी ये हमें अवेयर किया है कि अब आपने बोलना है, अब आपने नहीं छुपाना है। पहले आपको आइडिया होगा कि टीनेजर जो बच्चियां होती थी अक्सर उनको ज़्यादातर हैरेसमेंट घर से ही मिल रही होती थी। इट्स अ वेरी कॉमन फैक्ट। लेकिन अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज की जनरेशन के फादर्स हैं ना, ये भी काफ़ी अवेयर हैं। उनको पता है कि अगर बेटी ये कह रही है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे इस टीचर से नहीं पढ़ना, तो कोई इशू। पहले क्या होता था, तुम पढ़ना नहीं चाह रही हो तो बच्ची जो है वो डर जाती थी, सहम जाती थी। तो इस तरह से इंक्लूसिविटी हर चीज़ में आ रही है, ये बहुत पॉजिटिव नोट है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैम ने कहा कि जैसे और बढ़ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होगा। लेकिन मैं अगेन फिर यही कहूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम एक जेंडर के खिलाफ हैं और एक जेंडर के साथ हैं। हम दोनों ने मिलकर माशरे को ठीक करना है। उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं कि जो चीज़ नहीं हो पाई है माशरे में, जिस चीज़ को हम उतने अच्छे से अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए जितने हमारे दिल में या हम ख्वाहिशें रखते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मैम, आपने जैसे अभी बात की थी और मैंने खुद ही ऐड कर देते कि वो बच्चों को हम लोग यूँ बोल देते कि आप बहाने कर रहे हैं। तो जहाँ हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन राइट्स की, तो मैम अनीला से मैं ये चाहूँगी कि इस चीज़ को थोड़ा सा एड्रेस करें। वुमेन राइट्स भी बहुत हैं, उनको पूरा हक मिल भी जाता है, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, अच्छा माहौल और वर्क प्लेस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। कहीं कहीं औरत उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करती है वुमेन राइट्स के नाम पे। आई नो बहुत गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन यूजुअली हम रूटीन में यही सुनते हैं कि वुमेन कार्ड प्ले करती है वो। तो इस चीज़ को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा? देखिए, ज़िंदगी में हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है। बिल्कुल। आप जब इम्बैलेंस हो जाते हैं, अभी यूथ की और बच्चों की बात हो रही थी, तो सोसाइटी में जब आपको इम्बैलेंस नज़र आता है ना, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अपने बच्चों की फ्रॉम द फर्स्ट डे ट्रेनिंग करनी है। जब उन्हें पता चल गया है
कि उनके बच्चे अब चीज़ों को समझ रहे हैं। Yes, ये आजकल ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। बच्चे आजकल के कंप्यूटराइज हैं। जब वो पैदा होते हैं तो वो इतनी तेज़ी से आंखें खोल के चीज़ें देखते हैं, और 1 ईयर की एज में बच्ची अब मोबाइल देखती है, समझती है, उसको बंद भी करती है। तो जब आपका इंटेलिजेंस लेवल हाई हो गया है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आपको उसी हिसाब से चीज़ों को कोप अप करना पड़ेगा। बिल्कुल। हम ख़वातीन की जब बात करते हैं, देखिए किसी भी चीज़ का मिसयूज़ होना जो है ना, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल आपको शुगर कर देता है। तो किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना ना सिर्फ वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल होता है। ख़वातीन को देखें, अल्लाह ताला ने औरत को एक मकाम दिया। अल्लाह के नबी जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बेटी से करते थे, ठीक है, औरतों के हुकूक सबसे ज़्यादा हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है। और फिर माशरे ने हुकूक दिए, हमारी स्टेट ने हमें हुकूक दिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हुकूक दिए, तो हमें वो जायज़ तरीके से विद इन मतलब सर्टन पैरामीटर्स, एक तरीक़े और सलीक़े से उनको यूज़ करना है। उनको मिसगाइडेडली जो है वो आगे नहीं बढ़ाना है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है कि मैं जीन्स पहनूं, छोटी शर्ट पहनूं और रात में मैं शीशा पीने चली जाऊं। ये ह्यूमन राइट्स नहीं है कि मैं रातों को जो है वो लेट 2-2 बजे जो है वो घर पे आऊं। मेरे वालिद, मेरा शौहर, मेरा भाई मेरा वेट कर रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी एम्पावरमेंट बिल्कुल नहीं है। और ये भी एम्पावरमेंट नहीं है कि आजकल हम देख रहे हैं कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर ड्रग्स का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हुआ है, लड़कियां भी उसको कर रही हैं, आइस का हो, दूसरा हो, तो इसके ऊपर भी कंट्रोल होने की ज़रूरत है। हर चीज़ अपनी लिमिट के अंदर अच्छी रखती है। मुल्कों की सरहदें होती हैं, जब वो अपनी मुल्क की सरहद से कहीं और जाते हैं तो उसको अटैक करना कहते हैं, उसको जंग कहते हैं, तो फिर उसके रिपरकशंस भी होते हैं। तो जब आप एक्सेस किसी चीज़ का करेंगे तो फिर उसका आपके पास जो एक आउटकम और रिज़ल्ट आएगा वो एक बैड रिज़ल्ट आएगा। तो बैलेंस सोसाइटी में होना ज़रूरी है, मर्द और औरत का, घर के अंदर इख्तियारात का, किसी मुल्क के अंदर इख्तियारात का। तो जब बैलेंस सोसाइटी में होगा तो ऑटोमेटिकली देखिए, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट अल्लाह की ज़ात है, पर हम कोशिश कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल अपना एक रोल प्ले कर सकता है। एक आज आपने मुझसे कोई अच्छी बात सीखी तो मैंने भी आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो जब ये एक्सपीरियंस और चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो वो सोसाइटी को डिलीवर होती हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम ईश्वर, एक्चुअली मैंने भी थोड़ा बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग से निकल गई। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप ये समझ लें कि कम्युनिकेशन की ABC है, जिसमें देखिए मैसेज, जब आप बिजनेस सेक्टर में बात करें, मैं अगर आपकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ फॉर इंस्टेंस, तो मैं कहूँगी यार कल ना मरून वाला सूट ले आना, आप कहेंगी बस आपको पता है, ठीक है, आपने पता है क्योंकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर मैं किसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग कर रही हूँ तो उसे कुछ नहीं पता, तो मेरा मैसेज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए उसमें, और करेक्टनेस होनी चाहिए, जो कि ऑल 7 C's। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन तो समझ लें कम्युनिकेशन की ABC है। तो इस पे ही सारा पूरा डिपेंड करता है। क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत अच्छा आप दोनों ने बोला, और बहुत सी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी और हमें पता चली, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम ईश्वर, आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं बिल्कुल ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, आप अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखिए। पहले, सबसे पहले हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कीजिए कि आप अपने साथ कैसे हैं, बिल्कुल, तभी आप दूसरों को भी अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखें, एक छोटी सी मिसाल है कि जो वुंडेड डॉग होगा या वुंडेड कैट होगी वो ज़्यादा आवाज़ करेगी। तो ये आपको सोसाइटी में बताना है कि जो लोग ज़्यादा परेशान हैं उनको समझना है, अग्रेसिव है। और दूसरी बात एजुकेशन पे, जैसे मैडम ने कहा, मैं ज़रूर कहूँगी कि एजुकेशन को हासिल करने की कोशिश करें और उसको फैलाएं। अगर कोई आप एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि मेरे पास लगता है टाइम कम है तो मैं जल्दी में बोल रही हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट को मेल तो कर सकते हैं, एक वुमन भी एक वुमन को एम्पावर कर सकती है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक लड़की है, एक औरत है, उसको ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है, उसको गाड़ी नहीं चलानी आती, तो कोई और औरत उसको गाड़ी चलाना सिखाती है, ये भी एक एम्पावरमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही ये नहीं है कि उसके लिए कोई, तो हम एम्पावरमेंट घर से शुरू कर सकते हैं, दोस्तों में शुरू कर सकते हैं। और विमेन एम्पावरमेंट, मैं फिर से दोबारा से ये कहूँगी कि इसका बिल्कुल, ये हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम किसी भी एक जेंडर के साथ या खिलाफ नहीं है।
माशरे में अगर कैंसर है तो उसके डायग्नोस करना है हमें और उसकी ट्रीटमेंट करनी है। बिल्कुल, बहुत यही अच्छा है। मैसेज माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने बात की। और इसी तरह मैम अनिला, आप क्या कहना चाहेंगी मेरे नाज़रीन को? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑलवेज़ जो है ना, आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद ना हारें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जिसने उम्मीद हार दी तो उसका मुझ पे से भरोसा ख़त्म हो गया। जितने भी हालात हों, हम एक सोसाइटी में, माशरे में और एक अंडर डेवलप कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो हमारे वसाइल कम हैं और मसाइल ज़्यादा हैं। तो उन्हीं मसाइल के अंदर हमें अपनी सोसाइटी में रहना है, पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव रह के कि आने वाला जो कल है वो इंशाल्लाह अच्छी चीज़ लेकर आएगा। और उम्मीद पे जो है वो दुनिया कायम है। जब आप उम्मीद अच्छे की रखते हैं तो अल्लाह ताला फिर हमेशा अच्छा ही करते हैं। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। और इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में हम दोबारा आपको दावत देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितनी बातें थी उसमें एक प्रोग्राम हमारा बहुत नाकाफ़ी है। तो नाज़रीन, उम्मीद कयूं था त तव्हांखे असांजो अॼोको शो तमामु वणियो हूंदो ऐं तमामु घणो कुझु तव्हांखे सिखण जो मौक़ो मिलियो हूंदो। ऐं बसि ईअं ई असां सां गॾु रहंदा कयो आचर वारे ॾींहुं, छो जो एॾा सुठा सुठा असांजा महिमान हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि सां तमामु घणो कुझु असांखे सिखण जो मौक़ो मिलंदो आहे। त ईअं ई बसि जीअं असांजे महिमाननि चयो त पंहिंजे पाण ते कमु कयो ऐं पंहिंजी सोच खे बहितर कयो, मुस्बित सोच अपनायो त जीअं ज़िंदगी में तमामु घणो कुझु माणे सघो ऐं ॿियनि जी मदद कयो, जेतिरो थी सघे ॿियनि जे लाइ हमदर्दी वारो जेको आहे सो जज़्बो रखो ऐं ॿियनि जे लाइ आसानियूं पैदा कयो त जीअं अलाह साईं असां सभिनीनि जे लाइ आसानी पैदा करे। त इजाज़त वठंदसि मां तव्हां खां। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक वरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं नए टॉपिक सां गॾु, नए महिमाननि सां गॾु। त तेसि ताईं मूंखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़। जी रीमा ग्रानो, उम्मीद लरम ची तासो नन एपिसोड बर ढेर खुश कड़े हुई, क्योंकि नन चूने हाँ खबरें सवी थी हाँ वाड़ा मुझ वाड़ो दी पारा दासे वची मुझ हर यू खबर चल यू नवी खबर इज़्ज़त कवल है इसमें। और सिर्फ इज़्ज़त कवन न दे हाँ तो मुझ अकबल जुअन के अप्लाई हाँ कवन दे हाँ तो मुझ अकबल मुआशरे के इम्प्लीमेंट कवन दे। और सिर्फ हाई जड़ा चे चिशन कीजिए ची शजत हक न मिंदी जी लग्या दे या मुझ वुमेन राइट्स दी पारे चिशन दे कड़े मुझ गवर्नमेंट लेवल माने दीवी या अकबला हाँ पर्सनल लेवल माने ढेर कार वक है। और मुझ तो सिर्फ ज़रूरत है दे ची मुझ दी अवेयर यूँ कि मुझ मुल्क के दूने ज़्यादा वसाइल दी चेरे चा मुझ वुमेन एम्पावरमेंट ता क्लियरली लिदाए सू और वुमेन एम्पावरमेंट अच्छा तरीके से अकबल जान दी पारा फ़ायदेमंद कवल है सू खू दगा उम्मीद सरा ची इंशाल्लाह दगा काल बशा तेरी जी और मुझ चिशा हाँ इस दकाऊ लगे यू हगा मुआशरे तो यू शा तासुर वर्कआउट दी हगाशी। और PTV दगाई यू कोशिश भी हमेशा ची यू शच शा तासो दी पारा चेरे दा से खबर दीवी दा से मोटिवेशन दीवी कम चदी तासो जवन के दी चिशे इज़्ज़त कई और हगा दी मुझ मुल्क दी पारा ढेर शादी यू इफ़ेक्ट दे रासी यू मुझ मुआशरे दी ढेर मुस्बित सोच दी पर की हो दगा उम्मीद सरा ची इंशाल्लाह बिया बल हफ्ते तासुरा मिलाओ के जू बल मेलमना और बल टॉपिक सरा तरचो दी पारा माँ ख्वाचा अल्लाह पामान। जी गुल्ले चारों कहीं शत मर्ची में प्रोग्राम में दोएं बानों का शर्शरीन गप पुत्रान को गुमा गप पुत्रान अंता माँ आखिरी गप जो गुशी की पॉइंट है मैडम नीलई के गुशी के गिसे मर्दें तरा अगर दिल बड्डी दा जालबूल आ रावती पदेम रविया आ जालबूल पदा देमा आई नस्ला पर फ़ख्रे बायस फ़ख्र जोड़ भी। तो हमें वशवशे मैसेज आंगो कि ये प्रोग्राम मर्ची बाबत्ता खाली जन आदम जालबूला पनैत मर्देना ना या गप्पे यक पंते दयगियत के शुमे बुअग शुमे पुश्त शुमे कुमक शुमे दिल बड्डी जालबूला सबका ज़रूरी है। तो हमें रोचा पा देमा या क्वेश्चन प्रोग्राम में ज़रूर बिंदा तकना और इसी अलावा देमे हफ्ते पदा इंशाल्लाह अगर पजिंदे तमन्ना कां के अम्मा गुशमा देम पदे मबा इसी अलावा मना गोती टीमा इजाज़त बिदे इजाज़त लूटी। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़िन ऐसी है द प्रोग्राम जिदे विच मेरिया घर बैठिया मावां भैणां ते बच्चियां वास्ते काफ़ी इन्फॉर्मेटिव गल्लां सन, नॉलेज ना भरपूर प्रोग्राम सी। और इस प्रोग्राम में कोशिश की गई साढ़े मेहमानां दी तरफ तो कि जिन्नियां भी बच्चियां ते भैणां ने उन्हां दे जिहड़े हकूक ने उन्हां नूं असी मुकम्मल तौर ते उन्हां नूं दस सकीए, उन्हां नूं जागर करिए और उन्हां दे हकूक जिहड़े ने उस ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਠਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।